Hello everyone. Let we continue our fourth and the last part of our chapter Nationalism in India. And the last part is the sense of collective belonging. Okay. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना तब स्प्रेड हुई जब लोगों ने ये बिलीव करना शुरू किया कि वो सारे एक ही नेशन का हिस्सा हैं। व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, जब उन्होंने कोई ऐसी यूनिटी को डिस्कवर किया जो उन्हें इकट्ठा बांध के रखती थी। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? अब लोगों के दिमाग में ये रियलिटी कैसे बना कि हम लोग एक नेशन से हैं? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? अब अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग रीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स के लोग हैं। अब सब में एक सेंस कैसे आई कलेक्टिव बिलोंगिंग कि हम सब एक हैं? ये फीलिंग कैसे आई? तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर बताते हैं। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। कहते कुछ तो ये जो इकट्ठे स्ट्रगल किए वहाँ से आ गई, बट देयर वर ऑल्सो अ वराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। और भी कई ऐसी कल्चरल प्रोसेसेस हुई जिसकी वजह से ये नेशनलिज्म ने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फॉकलोर एंड सॉन्ग्स। पहले इसमें फिक्शन और फॉकलोर का मतलब समझ लेते हैं। फिक्शन का मतलब होता है एक इमेजिनरी सोच, हिस्ट्री और एक उनकी इमेजिनेशन। फॉकलोर क्या होता है? जो ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, जैसे कि मेरे दादाजी ने मेरे को एक स्टोरी सुनाई तो तब वो उन्होंने ये 1947 में इंडिपेंडेंस को देखा था, तो दीज आर फॉकलोर। जो एक बुज़ुर्गों के मुंह से जो स्टोरी आती है वो कहीं लिखी नहीं हुई है, बस उन्होंने हमें बताई, वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आई। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played in the making of nationalism। सब चीज़ों ने नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आने में अपना रोल अदा किया। अब द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, इज़ मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। अब जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की, जब आप हिस्ट्री की बुक को ओपन करते हो तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो एक पिक्चर दिखाई गई है जो काफ़ी कुछ डिपिक्ट करती है, राइट। तो उन्होंने बोला कि आइडेंटिटी ऑफ द नेशन जो है वो एक ऑफन सिम्बलाइज इन अ फिगर, एक फिगर में सिम्बलाइज की गई। उन्होंने चैप्टर 1 का रेफरेंस भी लिया। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। अब ये एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देती है, जैसे ये कोई पिक्चर है, कोई डिपिक्ट कर रहा है कुछ, तो इससे क्या है, अपने नेशन को आइडेंटिफाई, जब भी हम लोग भारत को याद करेंगे, मतलब इंडिया को याद करेंगे, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आएगी। वो क्या पिक्चर थी वो देखते। इट वॉज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअलाइज एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। एक 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के तहत एक इमेज सामने आई जो थी भारत माता की इमेज। अब क्या है, जब भी कोई लोग कुछ लोग इंडिया के बारे में सोचते थे तो उनके दिमाग में वो भारत माता की पिक्चर आती, वो ये सोचते थे कि ये जो भारत है, ये जो भारत, ये हमारी माता है, भारत माता की जय काइंड ऑफ स्लोगन्स आने शुरू हुए। तो वो उस उनके अंदर एक जोश, एक जज्बा पैदा करता था किसका? नेशनलिज्म का, देशभक्ति का। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम आप लोगों ने याद रखना है। इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम, और उन्होंने ही वंदे मातरम को लिखा एज अ हिम टू द मदरलैंड। अब ये हिम क्या होता है? हिम इज द टाइप ऑफ सॉन्ग यूजली रिलीजियस, स्पेसिफिकली रिटन फॉर द पर्पस ऑफ अडोरेशन और प्रेयर। जैसे कि एक हम देश को याद करते हुए कोई प्रेयर गा रहे हैं, तो वंदे मातरम कुछ इस तरह सा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये हम सब ने सुना हुआ है, राइट।
तो ये श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। तो लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंदमठ एंड वाइडली सung ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जब भी स्वदेशी मूवमेंट हुई तो उन्होंने बड़ा जोश जज्बे के साथ इस सॉन्ग जो वंदे मातरम को गाया एज अ प्रेयर। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। वही स्वदेशी मूवमेंट के आगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक फेमस इमेज भारत माता को कंटिन्यू किया। ये देखिए, ये आपके सामने है। तो आगे है, इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. Ascetic figure का मतलब होता है characteristic by several self-discipline and abstention from all parts of the indulgence typically for the religious reasons। तो ज़्यादातर ये धार्मिक वर्ड यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग भारत को ही अपना सब एक होके धर्म मान रहे थे और कि अब एक यूनिटी में आने के लिए भारत माता जब हम लोगों ने इस तरह से फील करना शुरू किया, तो तब ये जो पिक्चर थी ये सब कुछ खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आ रही थी। In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints and was printed by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism। धीरे धीरे भारत माता जो पिक्चर बनाई गई उसमें काफ़ी चेंजेस आते गए क्योंकि अलग अलग आर्टिस्ट ने पेंट किया। तो ये जो एक डिवोशन थी इस मदर फिगर को, ये जब सारे लोग नेशनलिज्म में आके बंध गए तो यहाँ पे देखने को मिली। वो इसका सबूत था कि ये पिक्चर ने बहुत हेल्प किया। आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डिवेल्प थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। इन द लेट 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by bards। bards होते हैं पोइट, ठीक है। तो अब लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट ने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया फोक टेल सॉन्ग्स जो गाए गए हैं पोइट्स के थ्रू, और उन्होंने विलेजेस में जाके ये फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स को गैदर भी किया। दीज टेल्स मतलब ये जो पोएम्स हैं, these tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces। जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने हमारी ये ट्रेडिशनल कल्चर को जो करप्ट कर दिया था, तो ये जो देशभक्ति की भावना थ्रू हम लोग भारत माता या वंदे मातरम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमें ट्रेडिशनल कल्चर को याद करवाती हैं और देशभक्ति की भावना लेके आती हैं। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past। तो ये ज़रूरी था इन फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना, ताकि जब हमारी नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर करने में जो हमें हेल्प करेगा। एंड इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स मतलब पोएम्स, बैलेड्स का मतलब पोएम्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ, एंड लाइक the movement for folk revival. In Madras, Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, tales मतलब songs, the folklore of southern India। तो नतेसा शास्त्री जी ने मद्रास में भी एक 4-वॉल्यूम कलेक्शन, एक काइंड ऑफ बुक बनाई, पब्लिश की। He believed that folklore was national literature। It was the most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics। आई होप कि आप ये लोग आप समझ पा रहे हो कि उनका क्या कहने का मतलब था। ये एक नेशनल लिटरेचर है और बड़ा ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन है कि लोगों की सोच और उनके करेक्टरिस्टिक्स की सच्चाई को सामने लेके आने के लिए कि वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and aspiring in them a feeling of nationalism। उनमें जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने इनका यूज़ बड़ा ज़्यादा किया और लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने के लिए, तो उनको यूनिफाई करने के लिए। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिज़ाइन। ये एक फ्लैग डिज़ाइन किया गया ट्राई कलर, जिसके अंदर 8 लोटसेस थे
ऊपर टॉप पे, और ये 3 कलर का था, रेड, ग्रीन और येलो। तो वो 8 जो लोटस थे वो 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, एंड क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बाय 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग, मतलब वो फ्लैग बड़ा चेंज होता गया धीरे धीरे, and it was again a tricolor red, green and white, and had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self help कि अपनी मदद खुद करो। Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance। defiance का मतलब होता है resistance, कि हम लोग अब अंग्रेज़ों को यहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये झंडा लेके वो इसको ऊपर अपने हाथ में उठा के ड्यूरिंग द मार्चेस वो एक सिंबल दिखाते थे कि अब आपको आपके जाने की बारी आ गई है। वो अंग्रेज़ों के सामने इस तरह से दिखाते थे। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. वो सोचना ही पड़ेगा अलग से। The British saw Indians as backward and primitive, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग themselves। जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को ना बैकवर्ड और प्रिमिटिव समझते थे, उनको लगता था इनसे देश नहीं चल सकता। तो उनके रिस्पॉन्स में फिर इंडियंस ने क्या किया, इंडियन बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट। आप लोगों ने वो सॉन्ग भी सुना होगा, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने। तो मतलब ये जो ज़ीरो की खोज है ये भी भारत में हुई है। तो उन्होंने इस तरह से अपनी ग्रेट अचीवमेंट को ढूंढना शुरू किया। They wrote about the glorious developments in the ancient time when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished। उन्होंने वो सारी डेवलपमेंट जो एंशियंट टाइम में हुई थी, जब आर्ट और आर्किटेक्चर ये जो सब चीज़ें ग्लोरीफाई हुई थी, मीन्स फ्लरिश होके आगे आई थी, तो ये चीज़ें उन्होंने अंग्रेज़ों को बतानी शुरू की। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू was followed by a history of decline when India was colonized। अब ये ग्लोरियस टाइम के बाद वाला टाइम क्या आया, जब इंडिया कॉलोनाइज हो गया, अंग्रेज़ों ने आके इसको अपना गुलाम बना लिया। These nationalist history urged the reader to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। तो ये जो नेशनल हिस्ट्रीज थी ये अर्ज करती थी रीडर्स को कि भाई अपने प्राइड फील करो, मतलब कि आप जो हमारे देश की जो अचीवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो बस ये जो मतलब हम लोग फंस गए हैं ब्रिटिश रूल के अंडर, तो वी कुड टेक अस आउट ऑफ इट। तो दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई द पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली ये लोगों को यूनिफाई करने वाले एफर्ट्स बिना प्रॉब्लम के नहीं हो गए थे, ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी हैं उस समय। तो व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड was Hindu, when the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then the people of other communities felt left out। अब ज़्यादा जो इसमें आया कि वो ग्लोरीफाइड हुआ, वो हिंदुज़म ज़्यादा ग्लोरीफाइड हुआ, तो इसमें जो बाकी कम्युनिटीज़ थे उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को लेफ़्ट आउट फील किया। लेकिन ऐसा था नहीं एक्चुअली, बट कई बार कुछ जो दिखता है वो होता नहीं है, राइट। तो चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं इसका और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब क्या हुआ, अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो उनका बढ़ता गुस्सा था कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 1901 से लेके 1950 से के बीच में, तो इसने बहुत से अलग अलग ग्रुप्स को इकट्ठा लेके आए और एक कॉमन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम में सब लोग आ गए। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवियंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। अब कांग्रेस जो था वो महात्मा गांधी जी के लीडरशिप के अंडर उन्होंने हमेशा ये ट्राई किया कि टू चैनल द पीपल ग्रीवियंसेस का मतलब होता है उनके कंसर्न, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनकी कंप्लेंट्स हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस में लेके आने के लिए।
थ्रू सच मूवमेंट्स अ नेशनलिस्ट ट्राई टू फॉर्ज अ नेशनल यूनिटी, कहते हैं लेकिन इस मूवमेंट्स के थ्रू जो नेशनलिस्ट थे वो कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी के साथ धोखा कर रहे थे। फॉर्ज का मतलब कुछ इस तरह से होता है। बट एज वी हैव सीन, डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स विद वेरीड एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा है कि अलग अलग धर्म के अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने, अलग अलग क्लासेस ने, अलग अलग ग्रुप्स ने इसमें अपनी अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब चाहना, उनके अलग अलग सोच और अलग अलग एक्सपेक्टेशन को लेके इसमें पार्टिसिपेट किया था। As their grievances were wide ranging, freedom from the colonial rule also meant different things to different people, क्योंकि उनके कंप्लेंट्स अलग अलग थी, तो इसीलिए कॉलोनियल रूल से आज़ादी की जो सोच थी वो भी अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से थी। द कांग्रेस कॉन्टीन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, कांग्रेस ने ट्राई किया कि वो डिफरेंसेस को रिमूव कर दे, रिजॉल्व कर दे, एंड इंश्योर दैट द डिमांड ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अदर, कि एक ग्रुप की डिमांड दूसरे को एलिनेट ना करे, मतलब अलग ना करे। दिस इज़ प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन, यही तो था कि जब यूनिटी मूवमेंट में ब्रोक डाउन हुई, दिस इज़ प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन, क्योंकि जो एक, जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था, जो किसान थे, रिच पेजेंट्स और पुअर पेजेंट। रिच पेजेंट्स कहते थे सरकार से रेवेन्यू को माफ़ करवाओ, और पुअर पेजेंट्स बोलते थे कि ये जो लैंडलॉर्ड है, मतलब ये जो रिच पेजेंट्स है, इनके खेती तो हुई नहीं, तो इनको जो टैक्स देना है उसको माफ़ करवाओ। तो जिसकी वजह से एक की डिमांड दूसरे की डिमांड जब आती थी तो ऐसा लगता था ब्लड पड़ेंगे और एलिनेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। द हाई पॉइंट्स ऑफ द कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय द फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप्स। तो नेशनल यूनिटी जब आती है तो कांग्रेस की जो हाई पॉइंट्स आते हैं उनमें खुद में भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे ग्रुप्स में। तो this kind of thing was there. In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from the colonial rule. तो अगर हम लोग बात करें तो क्या इमर्ज हो रहा था, एक ऐसा नेशन इमर्ज हो रहा था जो अलग अलग आवाज़ें लेके आ रहा था कि आज़ादी तो चाहिए, आज़ादी तो चाहिए, लेकिन आज़ादी एक तरीके से नहीं, हर एक के अलग अलग तरीके थे। वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, अलग अलग आवाज़ों के साथ। तो सबका मेन मोटिव यही था कि हमें आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर तो ख़त्म होता है, लेकिन एक क्विट इंडिया मूवमेंट है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये आ जाती है। अब इसमें क्या हुआ था, द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इन इंडिया। दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडिया। अब यहाँ पे ये आया वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो महात्मा गांधी जी ने कुछ इस तरह से बोला, अब कंप्लीट विड्रॉल कर लो ब्रिटिश लोगों से। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942 को उन्होंने एक हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की डिमांड की, क्विट इंडिया हिस्टोरिक मूवमेंट को पास किया, और उन्होंने डिमांड किया द इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया, और अंग्रेज़ों को बोला कि आप पावर इंडियंस को ट्रांसफ़र करो और इंडिया को क्विट करते चलते बनो। On 8 August 1942 in Bombay, the All India Congress Committee endorsed the revolution, which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country। तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन को एंडोर्स किया जिसमें क्या था, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल है, क्योंकि कांग्रेस है तो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी कभी वायलेंट को नहीं मानते। तो इट वॉज ऑन दिस ओकेजन, अब गांधी जी ने क्या डिलीवर किया था, अब कभी यूट्यूब पे इस स्पीच को पढ़ के देखना, गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्पीच, करो और मरो, करो या मरो, मतलब अब ये तो अब ज़रूरी हो गया है हमें कि अपनी आज़ादी ले लेना। द कॉल फॉर क्विट इंडिया ऑलमोस्ट ब्रॉट द स्टेट मशीनरी टू अ स्टैंड स्टिल इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री एज पीपल वॉलंटरली थ्रू देमसेल्व्स इनटू द थिक ऑफ द मूवमेंट। अब ऐसा हुआ कि सारी मशीनरी धरी की धरी रह गई, कोई काम नहीं हुआ, सब लोगों ने वॉलंटरली अपने आप को इस मूवमेंट के अंदर लेके आए।
लोगों ने हार्टल्स ऑब्जर्व किए, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेशंस वर अकम्पनीड बाय द नेशनल सॉन्ग्स, उन्होंने धरने लगाए, प्रोटेस्ट किया, सब कुछ सहा उस समय। लेकिन वो स्लोगन्स को बोल रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो इस तरह से अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, नेशनलिज्म की भावना को भी वो आगे आगे लेके आ रहे थे, खुद को बूस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे उस समय। The movement was truly a mass movement which brought into its ambit thousands of ordinary people, namely students, workers and peasants. अब इस मूवमेंट में, मास मूवमेंट में कई लोग आगे लेके आए, आगे अपने आप को लेके आए। उसमें स्टूडेंट्स भी थे, वर्कर्स भी थे, पेजेंट्स भी थे। इट ऑल्सो सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स, जैसे कि नेमली जयप्रकाश नारायण जी, Aruna Asaf Ali ji and Ram Manohar Lohia ji, and many women such as Matangini Hazra in Bengal, Kanak Lata Barua in Assam and Rama Devi in Odisha. The British responded with much force. ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई, लेकिन फिर भी 1 साल लग गया इस मूवमेंट को दबाने में। लोग इतने ज़्यादा अपने गुस्से को लेके वहाँ पे गए थे कि अब अंग्रेज़ों इंडिया को छोड़ के और चले जाओ। तो फिर भी ये यहाँ से शुरुआत हो गई थी और अंग्रेज़ों को क्लियर हो गया था कि भाई अब उनका कुछ नहीं बनने वाला यहाँ पे। तो इस तरह से नेशनलिज्म इन इंडिया आया। तो आई होप यू हैव लाइक दिस चैप्टर, एंड इफ़ यू लाइक दिस काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स लिविंग इन इवन एट डिफरेंट सिटीज़। तो उनको हेल्प कीजिए और रिव्यू कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। And thank you very much. Stay tuned till the time. Bye bye.